नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है चट्टानें। चट्टान, देखिए चट्टान के बारे में जानने से पहले हमें आर्थर होम्स का एक वर्गीकरण याद हो जाना चाहिए। आर्थर होम्स ने क्या बताया था कि पृथ्वी के दो भाग किए थे आंतरिक रूप में। पहला क्रस्ट बताया था, जिसको उसने भूपर्पटी भी कहा था, क्रस्ट या भूपर्पटी भी कहा था। और दूसरा जो भाग बताया था उसको उसने सबस्ट्रेटम कहा था, सबस्ट्रेटम। तो हम चट्टान की बात करेंगे तो हम क्रस्ट से अभिप्राय रखेंगे कि क्रस्ट के बारे में हम क्या जानते हैं। अब बात करते हैं क्रस्ट। देखिए क्रस्ट हमारा पृथ्वी का ऊपरी स्तरीय मंडल है, जिसमें हम बात करें कि जो भाग इसका ऊपर उठ गया, ऊपर उठा हुआ भाग है, चाहे वो संकुचन की वजह से हुआ हो, चाहे वो भूसंतुलन की वजह से हुआ हो, जो भाग ऊपर उठा है उसको स्थल मंडल कह दिया। उसको क्या कह दिया? स्थल मंडल कह दिया। और जो भाग नीचे रह गया, मतलब उसमें संकुचन की वजह से ऊपर नहीं हुआ, ये ऊपर उठा हुआ भाग यदि हम अपनति और अभिनति के रूप में देखें तो ये अपनति हो सकती है और ये अभिनति हो सकती है। तो नीचे रहा भाग जो होगा, वहां पर जल प्लावित होने के कारण वो क्या बन गया? जल मंडल बन गया, जल मंडल बन गया। यदि हम इस क्रस्ट की बात करें तो इस क्रस्ट में हम तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तत्व की बात करें, ये सवाल बार बार रिपीट होता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपने ध्यान रखना है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना? 4, 6 और 8, ये ध्यान में रखना है, 4, 6, 8। और यहाँ पर पॉइंट लगाना है, मतलब 46.8% किसकी मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। नंबर 2 पर सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब सिलिका, सिलिका की मात्रा पाई जाएगी यहाँ पर 27, और 27 का ये क्रम बदल देंगे 72, मतलब 27.72% क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखना ये 8.13% पाया जाता है। 8.13% किसकी मात्रा? एल्यूमिनियम की मात्रा है। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 3.63%। और लास्ट 5वां जो तत्व है इसमें वो लोहा पाया जाता है। लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत है? 5% है। तो ये आपने क्रस्ट के तत्व याद रखने हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम और उसके बाद में लोहा होता है। यदि हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट चट्टानों से निर्मित है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्रस्ट चट्टानों से निर्मित है। और यदि हम चट्टान की बात करें तो चट्टान क्या बनाता है? स्थल रूप, स्थल रूप। और स्थल रूप के बारे में आपने एक कोटेशन पढ़ रखी है कि यह संरचना, संरचना, संरचना मतलब क्या हुआ? शैल की बनावट, शैल की बनावट। फिर प्रक्रम,
प्रक्रम में क्या आ जाएगा कि चाहे वो नदी हो, हिमानी हो, सागर तरंग हो, राष्ट्र प्रदेश हो या वायु हो, इनके अपर्दन और निक्षेपण से जो आकृति बनती है वो क्या कहती है, प्रक्रम। मतलब ये सारे उसके प्रक्रम है कारण। और फिर अवस्था, अवस्था क्या होता है कि कोई स्थल रूप किस अवस्था में, मतलब किस समय में है, क्या वो तरुणावस्था में है, तरुणावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था या जीर्णावस्था, जीर्णावस्था। तो ये अवस्था मतलब स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। डेविस ने ये बात कही थी, इसका मतलब ये है। क्लियर है? अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि चट्टान, चट्टान शैल के, चट्टान शैल के चक्रीय व्यवस्था के परिणाम हैं। चक्रीय व्यवस्था के परिणाम है, ध्यान में रखना। चक्रीय व्यवस्था मतलब चट्टान शैल के चक्रीय व्यवस्था के परिणाम है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि चट्टानें भूगर्भिक इतिहास के पन्ने हैं। चट्टान भूगर्भिक इतिहास के पन्ने हैं, याद रखना इसको। चट्टान भूगर्भिक इतिहास के पन्ने हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि बनावट के आधार पर चट्टान के रूप कितने हैं, तो बनावट के आधार पर हम चट्टान के 3 रूप देखते हैं। कौन सा? सबसे पहले आग्नेय चट्टान, उसके बाद में अवसादी चट्टान और अंत में कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान 3 रूप देखते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। रूप कितने हैं? 3 हैं। अब हम बात करते हैं एक एक चट्टान की। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है, कैसे है, इसका वर्णन कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान की मैं सीधी सीधी बात करूं तो इसका मतलब होता है अग्नि। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? अग्नि है। आग्नेय चट्टान का शाब्दिक अर्थ क्या है? अग्नि है। ये ध्यान में रखना है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मानी जाती है। इसका मतलब किससे निर्मित है? लावा से निर्मित चट्टान है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित चट्टान मानी जाती है। क्लियर है? यदि हम इसकी बात करें कि रासायनिक आधार पर इसके प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय रासायनिक आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, अम्लीय और क्षारीय। यदि हम बात करें कि रवे, अब ये ध्यान रखना कि अम्लीय जो चट्टान होती है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब सिलिका यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। और क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होगी, कम होगी। क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होगी, अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने ज्वालामुखी में भी ये बताया हुआ है सब कुछ। अब ये ध्यान रखना कि अम्लीय चट्टान जो मिलेगी, जो चट्टान मिलेगी वो आंतरिक भाग में गहराई में मिलेगी। मतलब ये गहराई वाली चट्टान होती है। मतलब इसकी स्थिति देखें तो कहां पर? प्लूटोनिक रूप में, मतलब प्लूटोनिक रूप में या मध्यवर्ती चट्टान के रूप में। मध्यवर्ती चट्टान के रूप में कौन सी चट्टान मिलेगी आपको? अम्लीय चट्टान मिलेगी। और इसका यदि हम उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट आ जाएगा। कौन सा है? ग्रेनाइट आ जाएगा।
क्लियर है? आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होती है, परतें नहीं होगी, आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। यदि परतें नहीं है तो जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे। आग्नेय चट्टान में कभी भी जीवावशेष नहीं मिलते हैं। यदि आग्नेय चट्टान की बात करें संधियों के संदर्भ में, तो आग्नेय चट्टान की ऊपरी परत में हमेशा संधियां मिलती है। संधियां मतलब जोड़ मिलते हैं, और ये कारण क्या है कि इस जोड़ के कारण आग्नेय चट्टान भौतिक अपक्षय का कारण बनता है। मतलब भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा किसमें होगा? आग्नेय चट्टान में होगा। वहां पर रासायनिक अपक्षय नहीं हो पाएगा आग्नेय चट्टान में। क्लियर है? उत्पत्ति के आधार पर यदि मैं चट्टान का विभाजन करूं आग्नेय चट्टान का, तो वो कौन सी होगी? वो ऊपरी चट्टान और आंतरिक चट्टान, मतलब बाह्य और आंतरिक चट्टान की बात कर लूं। अब बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान कौन सी होती है आग्नेय, ये वर्णन कर लेते हैं। जैसे मैंने ज्वालामुखी में भी बताया था कि जब लावा निक्षेपण होता है, लावा उद्गार होगा, लावा उद्गार के दौरान जब भी कोई धरातल का अवरोध यदि पैदा हो जाए तो लावा धरातल पर आता नहीं है। मान लो यहाँ पर बहुत कठोर एक अवरोध आ गया है, इससे लावा धरातल के ऊपर नहीं आ पाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। तो ये क्या आकृतियां बनाता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि धरातल में जहां पर लावा भंडार है वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बैथोलिथ बनेगा। बैथोलिथ, जहां पर लावा भंडार है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसकी आकृति गुंबदाकार होगी। क्लियर है? दूसरी बात, यदि ये लावा धरातल के समीप यूं गुंबदाकार आकृति में यहाँ पर जम जाए, यहाँ पर जम जाए, यूं गुंबदाकार आकृति में जम जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये लेकोलिथ कहलाएगा। लेकोलिथ। तीसरी चीज कि जब लावा ये जमाव यूं अपनति और अभिनति के रूप में ऐसे हो जाए, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है किस रूप में, कि लावा जब अपनति और अभिनति के रूप में आ जाए या तरंग के रूप में यूं जमा हो जाए, तब क्या कहलाता है? तब इसको फेकोलिथ कहते हैं। फेकोलिथ। जब लावा एक ऊर्ध्वाधर दीवार की भांति यहाँ पर ऐसे जमा हो जाए तो ये क्या कहलाता है? ये डाइक कहलाता है। डाइक, इसका नाम क्या है? डाइक है। और जब लावा यूं ऊर्ध्वाधर दीवार ना होकर के यूं क्षैतिज रूप में परतदार चट्टानों के बीच में जमा हो जाए, यूं परतदार चट्टानों के बीच में जमा हो जाए, तब ये क्या कहलाता है? ये सिल कहलाता है। और इसका छोटा रूप क्या कहलाएगा? शीट कहलाएगा। सिल का छोटा रूप क्या होता है? शीट कहलाता है। और यदि हम लावा की बात करें कि ये छिछली बेसिन की भांति ऐसे यदि जमा हो जाए, तब ये क्या कहलाता है? तब इसका नाम होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ। क्लियर है? तो ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का रूप था। अब बात करते हैं कि कणों के आधार पर आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है। कणों के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उसके यदि हम रूप देखें तो हमें कौन कौन से मिलते हैं? सबसे पहले पैगमेटिक। पैगमेटिक, ये याद रखना, पैगमेटिक जो चट्टान है वो ग्रेनाइट चट्टान का एक प्रकार होता है, क्योंकि इसमें जो रवे होंगे वो बड़े होंगे। पैगमेटिक में रवे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नंबर 2 कौन सा? फेनेटिक।
फेनेटिक प्रकार की चट्टान। अब फेनेटिक या इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, फेनेरेटिक भी कह देते हैं, फेनेरेटिक। इसमें ये ध्यान रखना जो रवे का आकार है इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, मतलब मध्यम प्रकार के रवे हो जाएंगे। फेनेरेटिक में मध्यम प्रकार के रवे हो जाएंगे। तीसरी जो प्रकार है वो एफेनेटिक है। एफेनेटिक है। एफेनेटिक में रवे का आकार और छोटा हो जाता है, मतलब इसमें रवे कैसे हो गए हैं, सूक्ष्म हो गए हैं, सूक्ष्म रवे हो गए हैं। चौथा जो प्रकार है इसका वो है ग्लासी प्रकार। ग्लासी प्रकार, ग्लासी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, बिना कण के होते हैं, मतलब इसमें रवे नहीं होते, बिना कण के होते हैं, ठीक है। और फिर है लास्ट वाला पोरफाइटिक। पोरफाइटिक, पोरफाइटिक, पोरफाइटिक में मिश्रित कण है, मिश्रित कण, मिश्रित कण। अब इसमें ध्यान रखना ये जो चट्टान है ये ग्रेनाइट में मिलेगी और ये बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों में मिलेगी। अब फिर सवाल आ गया कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या रूप है इनका। दोबारा बता देता हूँ कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बात करें बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसी का ही दूसरा रूप हम लावे के रूप में कर लेते हैं, क्या कि अम्लीय और क्षारीय, इस रूप में कर लेते हैं, अम्लीय और क्षारीय रूप में कर लेते हैं इसका वर्णन। देखिए ग्रेनाइट चट्टान होगी, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी और सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65 से लेकर के और 85% तक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि यहाँ पर सिलिका की मात्रा कितनी होगी, ये सिलिका है, सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होगी। और यदि हम इसके घनत्व की बात करें तो इसमें जो घनत्व होगा वो 2.75 से लेकर के और 2.80 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। यदि बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट में जो ये सिलिका की मात्रा है वो कम होती है, कितनी, 45% से लेकर के और 60% के बीच में पाई जाती है। लेकिन इसके घनत्व की बात करें तो 2.75 से 3 के बीच में होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका, बेसाल्टिक या क्षारीय चट्टान का घनत्व ज्यादा होता है, ग्रेनाइट चट्टान का घनत्व कम होता है। कारण इसका क्या है कि इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हल्का होता है और इसका रंग कैसा होगा, भारी होगा, मतलब गहरा रंग पाया जाएगा। अब ग्रेनाइट चट्टान की विशेषता इसके तत्वों के आधार पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम ग्रेनाइट चट्टान के तत्व देखें तो सबसे ज्यादा इसमें फेल्सपार पाया जाएगा, फेल्सपार, फेल्सपार पाया जाएगा। यदि बेसाल्टिक की भी बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें भी फेल्सपार होता है, फेल्सपार होता है। अब इनके अंतर देख लेते हैं कि इसमें फेल्सपार कितना, 52.3% होता है, इसमें फेल्सपार 52.3% होता है और इसमें फेल्सपार 46.2% होता है। ध्यान में रखना फेल्सपार ग्रेनाइट चट्टान में ज्यादा है और बेसाल्टिक चट्टान में फेल्सपार की मात्रा कम है। इसमें दूसरे नंबर पर जो तत्व पाया जाता है वो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज पाया जाता है, 31.3% होता है। और इसमें जो दूसरा तत्व पाया जाता है वो आजाइट है, आजाइट, आजाइट। और आजाइट कितने प्रतिशत, 36.9%, 36.9%।
9%। अब इसमें आगे क्या पाया जाता है? अभ्रक, हॉर्नब्लेड और लोहा। अभ्रक, हॉर्नब्लेड और लोहा, ये 5 मुख्य तत्व हैं किसके? ग्रेनाइट के। अब यदि अभ्रक की बात करें तो ये कितना 11.5%, हॉर्नब्लेड की बात करें तो ये 2.4%, और लोहा मैंने कहा था इसमें कम पाया जाता है, तो ये केवल 2% पाया जाता है। क्लियर है? यदि मैं इसमें बात करूं तो लोहा कितना पाया जाएगा? इसमें 9.5%, मतलब लोहा कितना है? 9.5%, 9.5% इसमें लोहा पाया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और यदि मैं चौथा तत्व इसमें कहूं तो वो ऑल्विन होता है, ऑल्विन, और ये कितना है? 7.6%, 7.6%। तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में हमने आग्नेय चट्टान को क्या कर लिया? विभाजित कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा हूं कि ग्रेनाइट चट्टान में यदि आर्थोक्लास की मात्रा पाई जाएगी, आर्थोक्लास की मात्रा पाई जाएगी, तो आर्थोक्लास की मात्रा से इसका जो रंग हो जाता है, आर्थोक्लास की मात्रा के कारण इसका रंग पीला या हल्का लाल हो जाता है। आर्थोक्लास की मात्रा के कारण इसका रंग क्या हो गया? पीला या हल्का लाल हो गया। यदि इसमें हॉर्नब्लेड की मात्रा ज्यादा पाई जाए, हॉर्नब्लेड की मात्रा ज्यादा पाई जाए, हॉर्नब्लेड का दूसरा रूप क्या है? बायोटाइट, बायोटाइट। यदि ये मात्रा ज्यादा है तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा? या तो काला होगा या गहरा रंग होगा इसका। क्लियर है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान के बेसाल्टिक और ग्रेनाइट चट्टान, मतलब आग्नेय चट्टान के रूप में ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टान। अब बात करते हैं इनकी कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहां कैसे स्थित है। मतलब क्या वर्णन आ गया कि ये बहिर्वेदी है या अंतर्भागीय चट्टानों का अंतर्वेदी और बहिर्वेदी रूप है। देखें, मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, बहिर्वेदी रूप और अंतर्वेदी रूप। बहिर्वेदी रूप के 8 प्रकार बताए हैं मैंने। कौन से? बेसाल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट, स्कोरिया, टफ, प्लूमिस, ऑब्सीडियन और डिसाइट। सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा है कि ये नाम कैसे याद रहेंगे? 1 मिनट में याद हो जाएंगे। देखिए, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है कि बस प्यू, अब टफ है राय का एंड डिसाइड करना। बस प्यू, अब टफ है राय का एंड डिसाइड करना। अब देखिए, बस से क्या बना? बेसाल्ट, प्यू से प्यूमिस, अब से ऑब्सीडियन, टफ से टफ है ही, राय से रायोलाइट, एंड से एंडेसाइट, डिसाइड से डिसाइड और सक से स्कोरिया। तो ये आपने 8 जो रूप हैं किसके? बहिर्वेदी चट्टान के, ये याद कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान के बहिर्वेदी 8 रूप कौन से हैं? अब बात करते हैं अंतर्वेदी रूप की। अंतर्वेदी रूप 2 प्रकार के होते हैं कि वो मध्यवर्ती चट्टान है कि आंतरिक चट्टान है। यदि आंतरिक चट्टान है तो उसके रवे बड़े होंगे क्योंकि वो देर से ठंडी होती है, लेकिन चट्टान जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी उसके रवे उतने ही ठंडे होंगे। ग्रेनाइट चट्टान देर से ठंडी होती है क्योंकि वो पाताल में होती है, इसलिए उसके रवे बड़े होते हैं। बेसाल्टिक चट्टान जल्दी से ठंडी होती है, इसलिए उसके रवे छोटे होते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। अंतर्वेदी चट्टान जो है वो मध्यवर्ती और पातालीय चट्टान के रूप में है। मध्यवर्ती चट्टान मैंने यहाँ पर कई रूप लिखे हैं और पातालीय चट्टान के रूप 2 ही बताए, ग्रेनाइट और गेब्रो। तो मध्यवर्ती चट्टान, इसके रवे मध्यम होंगे और पातालीय चट्टान के रवे
बड़े होंगे, ये ध्यान में रखना, बड़े होंगे। अब मध्यवर्ती चट्टान कौन से हैं? डायोराइट, डोलेट, पेग्मेटाइट, पेरिडोटाइट और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृतियां बनती है, कौन कौन सी, चाहे वो लेकोलिथ हो, लेपोलिथ हो, सिल हो, डाइक हो, जो भी आकृति बनती है ज्वालामुखी के मध्यवर्ती भाग में जमाव के कारण, तो वो सारी के सारी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद ये रखना है कि या तो डाई करा ले या पेग लगा ले, ठीक है। डाई और पेग क्या कर देते हैं? डोले और पैर में ज्वालामुखी भर देते हैं। क्या बोला है मैंने? डाई और पेग क्या कर देते हैं? डोले और पैर में ज्वालामुखी भर देते हैं। तो डाई से क्या बना? डायोराइट, पेग से पेग्मेटाइट, डोले से डोलेराइट, पैर से पेरिडोटाइट, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृति बनती है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है? दूसरी जो चट्टान है, दूसरे प्रकार की चट्टान कौन सी? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान का हम वर्णन करेंगे। अवसादी चट्टान की बात करते हैं तो अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान कौन सी चट्टान है? ये अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान एक ही बात है। इस शब्द से ही पता चल जाता है कि इस चट्टान का निर्माण परतों के रूप में हुआ, परतों के रूप में। और यदि हम धरातल से आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे तो चट्टानों का यदि क्रम देखेंगे तो परतदार चट्टान हमें सबसे ज्यादा मिलेगी धरातल पर। मैं देखिए दो भाग कर रहा हूं इसके, एक तो धरातल को और एक भूपटल को। यहाँ दो भागों में लिख रहा हूँ, दो अलग अलग रूप है। धरातल कौन सा? जिस पर हम विचरण कर रहे हो। भूपटल ऊपरी स्थल मंडल का हिस्सा। यदि धरातल की बात करूं तो इस धरातल पर 75% भाग अवसादी चट्टान का है, अवसादी चट्टान का। और 25% चट्टान कौन सी है? आग्नेय और कायांतरी चट्टान के रूप में पाई जाती है। ठीक है, किस पर? धरातल की बात कर रहा हूं। यदि मैं समस्त भूपटल की बात करूं तो भूपटल के निर्माण में अवसादी चट्टान का भाग केवल 5% है। 5% अवसादी चट्टान है। कहां पर? संपूर्ण भूपटल की बात करूं और यहाँ पर 95% कौन सी चट्टान है? आग्नेय और कायांतरित चट्टान पाई जाती है। क्लियर है? कायांतरित चट्टान द्वितीयक चट्टान भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान से ही अपक्षित होकर के, अपवर्तित होकर के बनेगी। तो प्राथमिक चट्टान कौन सी? आग्नेय चट्टान। और द्वितीय प्रकार की चट्टान कौन सी? कायांतरित चट्टान। क्योंकि रूप यदि परिवर्तन होगा, रासायनिक संगठन परिवर्तन होगा तो वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तन होगा। तो द्वितीय चट्टान कायांतरित चट्टान कहलाएगी। क्लियर है? तो अब ध्यान रखना कि यहाँ पर 95% क्या है? यहाँ पर 95% आग्नेय और कायांतरित चट्टान है। इसमें मैंने ये कहा है कि परतें पाई जाती है, परतें पाई जाएगी तो इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें जीवावशेष मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवावशेष मिलेंगे, रंध्र नहीं मिलेंगे। जीवावशेष तो मिलेंगे, रंध्र नहीं मिलेंगे। और यदि हम बात करें कि आंतरिक भाग में जो खनिज तेल है, जो कोयला है, वो किन परतों में पाया जाता है? तो परतदार परतों में ही पाया जाएगा। क्लियर है? आगे इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें पानी मतलब जल प्रवेश होता है, जल प्रवेश होता है। देखिए आग्नेय चट्टान में जल प्रवेश नहीं होता है, इसलिए उसका रासायनिक अपक्षय नहीं होगा। लेकिन परतदार चट्टान में जल प्रवेश होता है, इसलिए इसका रासायनिक अपक्षय ज्यादा होगा, रासायनिक अपक्षय ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखना इसके रूप
यदि इसके रूप की बात करें कि ये वनस्पति द्वारा निर्मित है, तो इसके उदाहरण कौन से मिलेंगे अपने को? सबसे प्रमुख कोयला। कोयला की वनस्पति द्वारा निर्मित है कोयला, और कोयला में भी जो एंथ्रेसाइट है वो छोड़ देना है। एंथ्रेसाइट कोयला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यदि रासायनिक क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो कौन सी होगी? डोलेराइट कहते हैं या सेंधा नमक कहते हैं। तो ये किससे बने हुए? ये रासायनिक क्रिया से बने हुए कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। और यदि जीव जंतुओं द्वारा निर्मित देख ले, तो जीव जंतुओं द्वारा निर्मित कौन से हो जाएंगे? चूना पत्थर या कहते हैं खड़िया जिप्सम। ये कि कौन सी चट्टान के उदाहरण है? ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कायांतरिक चट्टान की। कायांतरिक चट्टान कौन सी है? जो दाब और ताप के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान का या स्वयं कायांतरित चट्टान का रूप परिवर्तन हो गया है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कायांतरित चट्टान कहलाएगी। किसके कारण है? ताप और दाब के कारण यदि उसका रासायनिक रूप परिवर्तन हो गया है, तो वो क्या कहलाएगी? कायांतरित चट्टान कहलाएगी। और यदि विश्व की सबसे कठोर चट्टान देख ले, तो वो कायांतरित चट्टान ही होती है। इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने रूपांतरित चट्टान बताने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे आग्नेय चट्टान के रूप हम डिस्कस करके गए हैं कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट होती है, बेसाल्ट होती है, गेब्रो होती है। परतगत चट्टान अभी पढ़ के आए हैं कि बालू पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, सेल होता है, कोयला होता है। स्वयं कायांतरित चट्टान स्लेट और शिस्ट होता है। अब इनसे कायांतरण के दौरान कौन सी चट्टान बनती है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान से क्या बनेगा? नीस बनेगा। नीस, ये याद रखना, नीस कौन सी चट्टान होगी? कायांतरित चट्टान हो गई है। तो ग्रेनाइट से क्या बना है? नीस बना है। अब बात करते हैं कि बेसाल्ट से क्या बनता है, तो बेसाल्ट से एम्फिबोलाइट बनता है। एम्फिबोलाइट बनता है। बेसाल्ट से क्या बनेगा? एम्फिबोलाइट बनेगा। अब बात करते हैं कि गेब्रो से क्या बनता है, तो गेब्रो से सर्पेंटाइल बनेगा। सर्पेंटाइल बना है गेब्रो से। बालू पत्थर से क्या बनता है? बालू पत्थर परतदार चट्टान है, इससे बनता है क्वार्टजाइट पत्थर कायांतरित चट्टान का रूप है। और बालू पत्थर किसका है? परतदार चट्टान का रूप है। चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। क्लियर है? फिर है शेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। सेल से स्लेट बनेगा। कोयला से क्या बनेगा? हीरा या ग्रेफाइट। दोनों ही किसके रूप हैं? कायांतरित चट्टान के रूप है। अब स्वयं कायांतरित चट्टान कौन सी? जो सेल से स्लेट बनी थी। अब स्लेट से क्या बनेगा? शिस्ट बनेगा। स्लेट से शिस्ट बनेगा। और शिस्ट से क्या बनेगा? फाइलाइट बनेगा। क्लियर है? तो ये है कायांतरित चट्टान का रूप। अब आपको क्या देखना है कि कठोरता के आधार पर वो कौन से तत्व होते हैं, वो कौन से खनिज हैं, उनका मैं क्रम लेकर के आ रहा हूँ। कठोरता के आधार पर खनिज। देखिए, चट्टान की कठोरता के आधार पर मैंने ये 10 चट्टानें लिखी हैं। और चट्टान की कठोरता बताने के लिए जो स्केल का प्रयोग किया जाता है वो मोहो स्केल होता है। याद रखना इसको, मोहो स्केल के आधार पर इसकी
कठोरता नापी जाती है। मोह स्केल में जितनी ज्यादा रीडिंग आएगी उतनी ही उसकी कठोरता ज्यादा होती है, और अधिकतम कठोरता कितनी होती है? 10। ये ध्यान में रखना, अधिकतम कठोरता कितनी? 10 मोह स्केल के अंतर्गत। अब इसको याद करते हैं कैसे। सबसे पहले टैल्क 1 कठोरता है, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लूओराइट 4, एपेटाइट 5, आर्थोक्लेज 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोडरम 9 और हीरा 10। विश्व की सबसे कठोर धातु हीरा ही है। क्लियर है? हम इसको याद कैसे करेंगे, मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको देखिए यहाँ पर कि टेलजी के क्लू ऐप का अर्थ बताते हैं। क्या बोला है मैंने? टेलजी के क्लू ऐप का अर्थ बताते हैं। टेलजी, टेल से टैल्क, जी से जिप्सम, के से कैल्साइट, क्लू से क्लोराइट, एप से एपेटाइट, अर्थ से आर्थोक्लेज। ये पहले 6 हो गए हैं। क्लियर है? अब अंतिम जो 4 है उनको हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, मतलब कठोरता कम होने के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्या कि हीरा को टॉप क्वार्टर करवाता है। क्या बोला है? हीरा को टॉप क्वार्टर करवाता है। हीरा से हीरा, को से कोडरम, टॉप से टोपाज और क्वार्टर से क्वार्टराइज। क्लियर है? तो ये कठोरता के आधार पर 10 खनिज हैं, और किसके आधार पर कठोरता नापी जाती है? मोह स्केल के आधार पर। क्लियर है? अंतिम पड़ाव में करते हैं इसके एक्सरसाइज। तो यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला, बालूका पत्थर के रूपांतरण से बना है क्या? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या क्वार्ट्ज? आपने उत्तर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न, चट्टान निर्माण के दौरान पाया जाने वाला सही क्रम कौन सा है? मैंने 4 चीजें लिखी है, कायांतरित, लावा, आग्नेय और अवसादीय। 4 चीज लिखी है, अब इनके क्रम बनाए हैं। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा बी नंबर पर 2 3 4 1, 3 नंबर पर 3 4 1 2, या डी पर है 4 2 1 3। तो आपने डिसाइड करना है कि ये क्रम कौन सा है। तीसरा प्रश्न प्रश्न ना उड़ करके एक स्टेटमेंट ही है, जो मैंने आपको इसके अंदर ही उत्तर बता दिया। क्या कि कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाले जो उच्च सपाट भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम मेसा होता है, और ये प्राय शुष्क प्रदेश में बनते हैं। और यदि मेसा का छोटा रूप कह दें तो वो बुट्टी कहलाता है। नेक्स्ट 4 नंबर, धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टान कौन सी है? आग्नेय है, कायांतरित है, पतालीय है कि अवसादीय? आपने बताना है। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, शिस्ट, ग्रेनाइट? आपने उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और छठा और लास्ट सवाल कौन सा है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय शैलों से रूपांतरित रूप है? आपने ये जोड़े देखने हैं 4। पहले जोड़े में क्या है? क्वार्टजाइट, फाइलाइट और संगमरमर। दूसरे जोड़े में शेल, स्लेट और चूना पत्थर। तीसरे में सर्पेंटाइन, नीस और शिस्ट। चौथे में गेप्रो, बेसाल्ट और रायोलाइट। इसमें से कौन सा जोड़ा है जो आग्नेय से रूपांतरित हुआ है? क्लियर है? तो ये था हमारा आज का चट्टान से संबंधित टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसको बहुत लोगों तक शेयर करें।